सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 28 अपठित बोध पढ़ेंगे। अपठित का अर्थ है जिसे पढ़ा ना गया हो। ठीक है, जिसे पढ़ा ना गया हो उसे हम कहते हैं अपठित। ऐसे अंश, लेख या कहानी जिन्हें छात्र ने अपनी पाठ्य पुस्तक में न पढ़ा हो, मतलब जो ऐसे गद्यांश होते हैं, ठीक है, ऐसे अंश होते हैं जो आपने अब कभी भी अपनी पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़े होते। वो कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? अपठित गद्यांश। गद्यांश यानी कि गद्य में लिखी गई बातें। जैसे हम जो सीधी सीधी बातें कहते हैं, जैसे ये हमने लिखा है ना, पूरा वाक्य ऐसे सीधी सीधी वाक्य लिखा है जिसमें कोई तुकबंदी नहीं है, जो कविता की तरह नहीं है, तो उसे हम कहते हैं गद्यांश। ठीक है, कविता या पद्य के अंश हो तो वे पद्यांश या काव्यांश कहलाते हैं। ठीक है, जो गद्य हैं वो गद्यांश और जो कविता या पद्य होते हैं वो पद्यांश या काव्यांश कहलाते हैं। इन अंशों के द्वारा विद्यार्थी में भाषा को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण करने तथा उससे संबंधित अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता को उजागर किया जाता है। ठीक है, जो गद्यांश होते हैं, जो ये अपठित बोध होते हैं, जो हमारे पद्यांश या गद्यांश, इनमें क्या होता है, विद्यार्थी के ज्ञान को आंका जाता है कि विद्यार्थी उसे पढ़ता है, उसके अर्थ को ग्रहण करता है, साथ ही उसमें जो उसको समझने की, अब वो समझेगा तभी तो उसके बारे में अभिव्यक्त करेगा, उसी के बारे में बताएगा, तो वो उसकी क्षमता का हमें पता चलता है कि उसके अंदर इस चीज की कितनी क्षमता है कि वो किसी भी चीज को पढ़ के उसका अर्थ समझ सके और उसके बारे में किसी दूसरे को बता सके। उसमें भाषा को समझने और लिखने की योग्यता का विस्तार किया जाता है। ठीक है, जो ये गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं, इनसे क्या होता है, एक तो हमें जो विद्यार्थी है उसकी अभिव्यक्ति की क्षमता का पता चलता है, साथ ही हमें पता चलता है उसकी भाषा को समझने और लिखने की योग्यता का, कि वो किसी भाषा को कितने अच्छे से समझ सकता है और उसको कितने अच्छे तरीके से उसे लिख सकता है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि जो हम अपठित गद्यांश पढ़ते हैं या पद्यांश पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद जो हम उत्तर देते हैं वो हमें किस प्रकार देना होता है। इसमें जो मुख्य बिंदु दिए हुए हैं उनको देखते हैं। जैसे अपठित अंश के मूल भाव को समझने के लिए उसे 2-3 बार पढ़िए। मतलब मूल भाव के, उसमें वो बात कहना क्या चाहता है, जो वाक्य या जो पद्यांश या गद्यांश लिखा है उसमें आखिर जो कवि है या फिर जो लेखक है वो कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो उसे समझने के लिए हमें उसे कम से कम नहीं तो 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है। पढ़ते समय अंश के मुख्य विचारों को रेखांकित कीजिए। जो भी उसमें मुख्य विचार आएंगे उनको हमें साथ साथ रेखांकित करते हुए जाना है। प्रश्नों को पढ़कर अंश से उनके उत्तर छांटिए। अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें प्रश्नों को पढ़ना है कि हाँ, जो ये गद्यांश या पद्यांश है उसमें से क्या प्रश्न पूछा गया है, और फिर उसके उत्तर को हमें छांटना है कि जो भी हमने मुख्य विचार रेखांकित किए थे क्या वो उनमें से है, या अगर कहीं और से तो वो हमें ढूंढना होगा। उत्तर अपने शब्दों में दीजिए। अब जो उत्तर हमें देना है, ये मुख्य बात है, उत्तर जो हमें देना है वो हमें अपने शब्दों में देना है। ऐसा नहीं है कि गद्यांश या पद्यांश में जो लिखा है हमने वही उठा के जैसा था वैसा का वैसे उठा के हमने लिख दिया। नहीं, उसमें क्या है, हमें वो तो हमारे लिए एक तरह का संकेत है। ठीक है, वो हमारे लिए एक तरह से अंश है। हमें उसको पूर्ण मतलब अपने जो हम शब्द देंगे, अपने हम विचार जो उसमें जोड़ेंगे, उससे हमें एक पूर्ण उत्तर बनाना होगा। उत्तर संक्षिप्त तथा छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए। जो उत्तर हम जो लिखते हैं वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त यानी कि छोटा होना चाहिए और छोटे छोटे वाक्यों में होना चाहिए। जितना पूछा गया हो उतना ही उत्तर दो। जितना सवाल पूछा गया है, मतलब जितना ही प्रश्न पूछा गया है, हमें हमेशा उत्तर हमें उतना ही देना होता है। अनावश्यक विस्तार से बचिए। अनावश्यक मतलब बिना किसी मतलब का जो विस्तार हम कर देते हैं ना, अलांग फलांग ढलांग, जो हमें ऐसे कहानी पूरी लिख देते हैं, वो सब चीजें हमें नहीं लिखनी है। हमें केवल 2 टूक जवाब देना है कि प्रश्न में जो पूछा गया हमें वही उत्तर बताना है। शीर्षक चयन करते समय अंश के प्रथम तथा अंतिम वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़िए। अब क्या होता है, कई बार एक प्रश्न आता है, इसका शीर्षक बताइए। जब भी हम गद्यांश पढ़े उसका शीर्षक क्या होना चाहिए हमसे पूछा जाता है। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका प्रथम और अंतिम जो वाक्य होता है, इस वाक्य को हमें बहुत गौर से पढ़ना होता है, बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, क्योंकि हम जो शीर्षक बनाते हैं वो इन 2 पंक्तियों पर ही आधारित होता है। ठीक है, इन दोनों वाक्यों पर ही आधारित होता है। इनसे ही हम अच्छे से उत्तम शीर्षक हम बना पाते हैं। शीर्षक संक्षिप्त व अंश के मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जो शीर्षक है वो कैसा होना चाहिए, संक्षिप्त यानी कि छोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पूरा एक वाक्य पूरा बना दिया, वो आपका कोई एक शीर्षक बन गया। शीर्षक हमेशा छोटा सा होता है, जैसे 2 शब्दों का, 3 शब्दों का। ठीक है, और अंश के मूल भाव को प्रकट करने वाला होना चाहिए। जो हमारा अंश है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा गद्यांश या पद्यांश है, उसमें मूल भाव क्या है। ठीक है, उसका मूल भाव यानी कि वहां प्रकृति से प्रेम दिखाया गया है, या फिर
गांधी जी के बारे में बताया गया है या किसी स्कूल के बारे में बताया गया है, तो वो एक मूल भाव हमें झलकना चाहिए, वो हमारा शीर्षक हो। शीर्षक से ही हमें पता चल जाना चाहिए कि गद्यांश में किस बारे में बात की गई है। ठीक है, यदि प्रश्नों के साथ उत्तर के लिए विकल्प दिए गए हों तो उचित विकल्प चुनिए। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न होते हैं उनके साथ हमें 4 विकल्प दिए जाते हैं, तो उन 4 विकल्प में से हमें कोई एक उत्तम को चुनना होता है जो सबसे उत्तम हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका गद्यांश या पद्यांश को हम किस तरह से लिखते हैं। ठीक बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, किसी एक गद्यांश का हम उदाहरण लेकर के देखते हैं। चलिए हम इसी वाले गद्यांश से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांशों के कुछ उदाहरण। सबसे पहला जो गद्यांश है, इसका देखो ये पूरा का पूरा गद्य में है। ठीक है, कविताओं की तरह नहीं है, तुकबंदी में नहीं है, तो ये गद्यांश हुआ। इसमें क्या है कि एक भी देखो कोई शीर्षक नहीं दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, हमें इसका शीर्षक शायद बनाना होगा, वो मैं आगे चल के देखती हूँ कि आगे प्रश्नों में क्या दिया है। अभी देखते हैं, महान संत गुरु नानक एक बार घूमते फिरते एक गांव में पहुंचे। अब देखो किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, हमें क्या क्या जो मुख्य बिंदु होते हैं हमें उन्हें रेखांकित करना होता है कि महान संत गुरु नानक जी के बारे में बात हो रही है। अगर इनसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आएगा तो हम तुरंत यहाँ पता लगा लेंगे। गांव पहुंचते ही दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। दर्शनार्थी मतलब जो दर्शन करने के लिए आते हैं लोग, उनकी भीड़ लग गई। जब उनके भोजन का समय हुआ तो 2 वक्त उनके लिए भोजन ले आए, 2 भक्त उनके लिए भोजन ले आए। अब देखो जो गुरु नानक जी के लिए भोजन कौन लाया था, 2 भक्त उनके लिए भोजन लाए थे। ठीक है, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो अनेक प्रकार की मिठाइयों के साथ भोजन, आला भोजन लाया था। अब देखो एक बहुत ही अमीर व्यक्ति था जो क्या था, अनेक प्रकार की मिठाइयों के साथ आला भोजन लाया था। जबकि दूसरा भक्त एक गरीब किसान था जिसने सूखी रोटी से रोटी ही प्रेम से गुरुजी के सामने रख दी। ठीक है, अब एक अमीर था, उसने क्या लाया था, मिठाइयाँ और आला भोजन, और एक गरीब था, गरीब किसान था। ठीक है, वो क्या लाया था, सूखी रोटी लाया था, और ठीक है सूखी रोटी लाया था उसने गुरुजी के सामने प्रेम से खाने के लिए रख दी। गुरु नानक जी ने अमीर व्यक्ति द्वारा परोसी हुई थाली को छुआ तक नहीं। अब देखो गुरु नानक जी ने किसकी थाली को नहीं छुआ, अमीर व्यक्ति की, और उस गरीब की सूखी रोटी खानी शुरू कर दी। किसकी रोटी खानी शुरू करी, गरीब की। अमीर व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, उसने गुरु नानक जी से प्रश्न किया। किसने गुरु नानक जी से प्रश्न किया, अमीर व्यक्ति ने। तो इस प्रकार हमें मुख्य बातों को रेखांकित करते चलना चाहिए। नानक देव कुछ देर मौन रहे, फिर उन्होंने बाएं हाथ की मुट्ठी में अमीर की रोटी और दाएं हाथ की मुट्ठी में किसान की रोटी लेकर थोड़ा थोड़ा दबाया। ठीक है, अब उन्होंने देखो बाएं हाथ की मुट्ठी में किसकी ली थी, अमीर की, दाएं हाथ की मुट्ठी में किसकी थी, गरीब की। ठीक है, उसको क्या किया उन्होंने, थोड़ा दबाया। बाएं हाथ की रोटी में से रक्त टप टप करता हुआ गिरने लगा। ठीक है, जो बाएं हाथ की रोटी थी यानी कि अमीर वाले की, उसमें से क्या गिरने लगा, रक्त गिरने लगा। जबकि दाएं हाथ की रोटी में से दूध की धार बह निकली। दाएं हाथ में किसकी रोटी थी, गरीब की, उसमें से क्या निकला, दूध निकला। गुरु नानक जी ने उस अमीर से सवाल किया, अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारी रोटी कैसे खाऊं। ठीक है, तो गुरु नानक जी ने इस जो इन्होंने ये कार्य किया, इसके उत्तर में उन्होंने अमीर से क्या सवाल किया कि अब तुम ही बताओ मैं तुम्हारी रोटी कैसे खाऊं। तुम अमीर इसलिए बने हो क्योंकि तुमने अनेक गरीबों का लहू चूसा है। ठीक है, जो गरीबों का लहू चूसने का काम किसने किया, अमीर ने। इस गरीब की रोटी इसके खरे पसीने की कमाई है। ठीक है, जो गरीब की रोटी है वो किस तरह की है, खरे पसीने की कमाई है। यह रोटी दूध के समान पवित्र है। देखो रोटी किसके समान पवित्र बताई है, रोटी दूध के समान पवित्र है, इसलिए इसमें से दूध गिर रहा है। क्या गिर रहा है, उसमें से दूध गिर रहा है। यही कारण है कि मैंने गरीब की रोटी को खाना चाहा। ठीक है, अब देखिए इसमें प्रश्न किस प्रकार बन रहे हैं। गांव में किसे देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे रेखांकित किया था कि एक बार महान संत गुरु नानक घूमते घूमते पहुंचे, वहां दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं बड़ी सरल भाषा में कि गांव में संत गुरु नानक जी को देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उत्तर क्या बता रखा है, गांव में महान संत गुरु नानक को देखने के लिए दर्शनार्थियों की भीड़ लग गई। ठीक है, तो इस प्रकार हमें कुछ अपने शब्द भी जोड़ने होते हैं और हमें उत्तर जैसा यहाँ पे दिया हुआ है ठीक वैसा ही नहीं बल्कि अपने शब्दों में उसे संक्षेप करके यानी उसे थोड़ा छोटा बना करके लिखना होता है। पहला भक्त कौन था और वह गुरु नानक के लिए क्या भोजन लेकर आया था। देखिए हमने रेखांकित किया था यहाँ पे कि पहला भक्त कौन था, पहला भक्त कौन था, अमीर था और वो क्या लाया था, मिठाइयां और आला भोजन लाया था।
ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या है। पहला भक्त अमीर व्यक्ति था, वह गुरु नानक जी के लिए अपने अनेक प्रकार की मिठाइयों के साथ साथ आला भोजन लेकर आया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश जो होते हैं या पद्यांश, अभी मैं चलो गद्यांश की बात करूं, पद्यांश में अभी आगे आपको समझाऊंगी। ये गद्यांश है और इस प्रकार इनमें से प्रश्न बनते हैं और उन प्रश्नों के हमें इस प्रकार उत्तर देने होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक पद्यांश की। तो जो कविता की तरह लिखे जाते हैं, जो एक तरह से कविता होती है और उनमें तुकबंदी रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं पद्यांश। ठीक है, सफलता मिलकर रहेगी समझ लो संकल्प का बल, हृदय ने जब जीत मानी हर समस्या हो गई हल, कठिन है यदि काम कोई देख जिसको आंख रोई, हाथ बोले श्रम संभालो हृदय से भय को निकालो, काम हो जाता सरल जब परिश्रम का मिल जाता बल, आज ही उठकर खड़ा हो मन कह की करूंगा कल। ठीक है, तो एक प्रकार से ये पद्यांश एक प्रकार की कविता है। इसका कोई शीर्षक यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो शीर्षक हो सकता है हमें बनाने को दिया जाए। प्रश्न क्या है? संकल्प करने से क्या मिलता है? देखो, अभी हमने यहाँ पे रेखांकित करना था कि संकल्प करने से क्या मिलता है। समझ लो संकल्प का बल। ठीक है, संकल्प का क्या है? बल है। तो यहाँ पे क्या है? संकल्प का बल। पूरी लाइन पढ़ते हैं। सफलता मिलकर रहेगी समझ लो संकल्प का बल। ठीक है, अगर हम संकल्प करते हैं तो हमारे जो संकल्प का बल है उससे हमें क्या मिलेगा? सफलता मिलकर रहेगी। अब इन्होंने क्या है, यहाँ पे चार विकल्प दिए हुए हैं कि संकल्प करने से क्या मिलता है, क्या मिलता है, क्या मिलता है। संकल्प करने से सफलता मिलकर रहेगी, सफलता मिलती है, सफलता की अनजाना नहीं, सफलता प्राप्त करने का बल, असफलता भरी निराशा, सफलता भरी असफल राह। तो जो हमारा ये है, संकल्प करने से हमें क्या मिलता है? सफलता प्राप्त करने का बल मिलता है। ठीक है, इस प्रकार आगे देखते हैं। हृदय ने जब जीत को मान लिया तब क्या हो जाता है। देखो यहाँ पे क्या था, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है हृदय ने जब जीत को मान लिया तब क्या हो जाता है। तो हाथ बोले श्रम संभालो हृदय से भय को निकालो। क्या निकालना है? हृदय से भय को निकालना है। काम हो जाता सरल जब परिश्रम का मिल जाता बल। ठीक है, तो जो हमारा काम है वो सरल हो जाता है। अभी देखो इसमें क्या है, हृदय से जीत मान ले क्या हो जाता है। समस्याएं बढ़ जाती हैं? नहीं। समस्याएं बड़ी हो जाती हैं? नहीं। समस्याएं छोटी हो जाती हैं? नहीं। हर समस्या हल हो जाती है। क्या हो जाता है? हर समस्या हल हो जाती है। तो यही इसका सटीक उत्तर होगा। चलिए अब हम इन दो का उत्तर पीछे करके देख लेते हैं। देखिए इन्होंने बोला है पहले का ख और दूसरे का घ। हमने यहाँ पहले का क्या लगाया है? पहले का हमने ख विकल्प लगाया था और दूसरे का हमने घ विकल्प लगाया था। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो पद्यांश होते हैं उनमें पहले जो लाइनें लिखी होती हैं, ये वाक्य लिखे होते हैं, इनका अर्थ निकालना होता है, उसके बाद हम इनके उत्तर दे पाते हैं। तो आपका ये गद्यांश पद्यांश का मैंने पूरा बता दिया पठित बोध का। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं।